नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एसएससी एमटीएस के लिए रोजाना प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही है, इस श्रृंखला का ये अगला वीडियो आप लोगों के लिए। इस वीडियो के अंतर्गत आपको क्या मिलता है, तो जो ट्रेंडिंग स्टैटिक्स जीके जीएस हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए उनसे संबंधित जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं वो, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न, साथ ही साथ जो भी प्रश्न इसमें शामिल है उन प्रश्नों से जो भी आपका इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट निकल कर आते हैं, सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को हम साथ में ही जिक्र करते चलेंगे ताकि आपको अधिक से अधिक प्रश्न भी कवर हो जाए और एग्जाम में काफ़ी मदद मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। जो हमारा पहला प्रश्न है, एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलता है। देखिए, आपने एग्जाम में बीमारी के नाम से 3 प्रकार के क्वेश्चन अटेंड करते होंगे। एक तो ये पूछा जाता है कि किस विटामिन के कमी से कौन सी बीमारी होती है। एक दूसरी लैंग्वेज में पूछा जाता है कि ये विटामिन जो है जीवाणु से होती है, विषाणु से होती है, प्रोटोजोआ से होती है। एक तीसरी लैंग्वेज में पूछा जाता है कि ये फला जीवाणु या फला विषाणु से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, तो मैं काफ़ी हद तक यहाँ समेटने की प्रयास किया हूँ, यहाँ पर आप काफ़ी कुछ सीख लेंगे। तो एंटी अमीबा हिस्टोलिका से जो आपका बीमारी होता है ये होता है पेचिस। इसमें उल्टी वगैरह और लेटरिंग वगैरह होती रहती है, ये पेचिस बीमारी इसे कहते हैं। खास करके जो है बाढ़ के समय जो है ये बीमारी काफ़ी फैल जाता है। एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ समुदाय का प्राणी है जो काफ़ी सूक्ष्म होते हैं, इसे हम खुले आंख से नहीं देख सकते। प्लाज्मोडियम भी एक परजीवी या प्रोटोजोआ का नाम है जिसके तहत जो है मलेरिया रोग होती है। मलेरिया रोग जो है मनुष्य के शरीर के एस्पिलिन जो होती है, तिल्ली जो होती है, जिसे प्लीहा कहा जाता है, इसको प्रभावित करती है और इसमें तेज बुखार आती है और ठंड लगती है। तो ये है मलेरिया रोग, बदन दर्द करती है। मलेरिया का पता जो है रोनाल्ड रास ने लगाया था। मलेरिया की दवाई होती है कुनैन, जो सिनकोना के वृक्षों के से जो है प्राप्त किया जाता है। तो इतनी बात तो आपको समझ में आया। इसके अलावा जो टेटनस नामक बीमारी होती है, टेटनस नामक बीमारी क्यों होती है, जैसे कोई लोहा की वस्तु जो है कभी चुभ जाता है या कट पट जाता है तो टेटनस बीमारी फैलने की जो है मतलब संकेत हो जाती है। तो ये जो है आपका बीमारी बेसिलस टेटनी नामक जीवाणु से होती है। तो अगर आपसे पूछे भाई टेटनस बीमारी किससे होती है, तो जीवाणु से होती है। यही टेटनस जब आगे बढ़ जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है, तो एक बीमारी हो जाता है लॉकजा, जो एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया था कि लॉकजा बीमारी किस बीमारी का रूपांतरण है, तो टेटनस का ही रूपांतरण है। चेचक जो होता है, जिसे गांव घर में छोटी माता कहा जाता है, और हमारे घर में जब मतलब हमारे परिवार या घर वगैरह में जब होती है तो हम लोग इसमें दवाई नहीं लेते हैं, ऐसा मान्यता है, हमें खुद हुआ है तो दवाई नहीं लेते हैं। इसमें हमने तेल मसाला खाना बंद करते हैं और 7-8 दिन के बाद ठीक भी हो जाती है। तो चेचक जो होती है ये आपका बेरियोला वायरस के कारण होती है। चेचक का टीका का खोज किसने किया था, ये आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। और टीका से भी 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक तो चेचक के टीका का आता है, एक आपका पोलियो का टीका का आता है। तो पोलियो का टीका में मैंने दोस्तों 2 आदमी का नाम बताया है। एक तो जोनास साल्क है, जोनास साल्क जो इंजेक्शन वाला पोलियो का टीका का खोज किया था। एक इंजेक्शन वाला पोलियो का टीका होता है और एक आपका जो होता है ये इस वाला में होता है, कौन सा, ओरल वाला। तो जो आजकल ओरल वाला पोलियो का टीका चल रहा है इसका खोज किया है अल्बर्ट साबिन। कौन किया है, अल्बर्ट साबिन नामक वैज्ञानिक ने किया है। तो दोनों बात आप ध्यान रखेंगे। खाली पोलियो का टीका पूछा तो जोनास साल का ऑप्शन में रहेगा, आपको मार देना है जोनास साल को। और पोलियो का ओरल टीका अगर व्यक्तिगत रूप से पूछ लिया तो आपको अल्बर्ट साबिन आंसर करना होगा। इसके अलावा विटामिन ए के कमी से जो है आंख की सभी बीमारी होती है। आंख की बीमारी, मोतियाबिंद, रतौंधी, जो भी है आंख की बीमारी, ये आपका विटामिन ए के कमी से होगा। विटामिन B1 जिसे थायमीन कहते हैं, इसके कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसे स्कार्बिक एसिड कहा जाता है। और त्वचा संबंधित रोग होता है। ये अब मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पहले के पीडीएफ में ये सब चीज मैं दे चुका हूं, फिर भी मौखिक रूप से रिवीजन जरूर करवाऊंगा। हमारा यही प्रयास है कि आपको अधिक से अधिक प्रश्नों को याद ही करवा डालूं, डायरेक्ट दूसरी बार पढ़ने की झंझट नहीं। विटामिन डी को जो है आपका कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, इसके कमी से ऑस्टोमलेशिया या फिर रिकेट्स नाम का बीमारी होता है जो हड्डी से संबंधित बीमारी है।
ऑस्टियोमलेशिया भी एक प्रकार का बीमारी होता है। ऑस्टियो शब्द से आपको पता चल गया होगा कि ये हड्डी से संबंधित बात बता जा रहा है, क्योंकि ऑस्टियो जो है हड्डी का रूट वर्ड है, जैसे ऑस्टियोलॉजी मतलब हड्डी का अध्ययन। इसके अलावा विटामिन ई को जो है टेकोफेरॉल कहा जाता है, इसके कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। विटामिन के को फिलोक्विनोन कहा जाता है, इसके कमी से ब्लड क्लोट नहीं होता है, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। देखिए पृथ्वी, अगर आप ग्लोब को देखेंगे तो यहाँ से एक बीच से जो है एक रेखा ऐसे खींची करके जो पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया होता है, तो इसे इक्वेटर कहते हैं या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पे वैसे तो बहुत सारे देश है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ देश का नाम जो बार बार एग्जाम में आता है, यहाँ से क्वेश्चन इसे मैं रख लिया हूँ। भूमध्य रेखा से जो आपका देश होकर गुजरता है, यानी जो इक्वेटर लाइन पे जो देश है, ये कौन कौन से हैं, तो ये तो एक तो मालदीव है। मालदीव जो है ये सार्क का भी सदस्य है, और इंडिया के नक्शा के बगल में यहाँ पे छोटकू सा मालदीव रहता है, और यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा श्रीलंका रहता है। ठीक है, तो मालदीव है, केनिया है, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया, मैप को हमेशा विजुलाइज करें जब भी आप ज्योग्राफी पर हैं और मैप वाली बात आए तो मैप को आंख के सामने जरूर लाए। इंडोनेशिया कहाँ होगा भारत के रिगार्ड में, तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर होगा इंडोनेशिया। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका आसियान का सदस्य देश में है, और इंडोनेशिया का द्वीपीय समूह वाला देश भी कहा जाता है। ब्राजील ये दक्षिण अमेरिकी कंट्री है। कोलंबिया, सोमालिया, ईटीसी ये सब जो है इक्वेटर पे पड़ने वाले कंट्री हैं। इसके अलावा पृथ्वी के बीचों बीच से जो गुजरती है रेखा उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है या इक्वेटर कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी पहले ही बता दिया था। अगर आपसे कोई पूछे भाई कि नॉर्थ जो है 23.5 डिग्री से क्या कहा जाता है, तो इसे कर्क रेखा कहा जाता है, और 23.5 डिग्री साउथ को जो है मकर रेखा कहा जाता है। आधा बच्चा तो यही नहीं समझते हैं कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, इक्वेटर क्या है, मध्याह्न रेखा क्या है, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है ना। तो ये जो है थोड़ा सा समझाने का यहाँ पे प्रयास किया हूँ। 23.5 डिग्री जो नॉर्थ होते हैं उसे कर्क रेखा कहता है, जो भारत से भी होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री साउथ को जो है ये आपका मकर रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, ये VVI पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके अलावा 0 डिग्री को जो है हम मुख्य मध्याह्न रेखा कहते हैं, इसे अंग्रेजी में प्राइम मेरिडियन रेखा कहा जाता है। प्राइम मेरिडियन रेखा कहा जाता है आपका किसको, 0 डिग्री को। ठीक है, प्राइम मेरिडियन लाइन हो जाएगा, रेखा को अंग्रेजी में लाइन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आप लोगों को मैंने कल जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर 8 राज्य का नाम बताया था, तो आप लोगों को मैं देखना चाहता हूं कि कुछ याद भी है या नहीं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे ये 8 राज्य कौन कौन से हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, या फिर इतना लंबा नहीं लिख पाएंगे तो मुझे ये बताइए सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है इंडिया के अंदर। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न है कि 5 सितंबर 2022 टीचर्स डे मनाया जाता है इंडिया के अंदर 5 सितंबर को के अवसर पे, यानी शिक्षक दिवस के अवसर पे कुल कितने सम्मानीय शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया है। देखिए इस फॉर्म में जो भी क्वेश्चन आपको दिख पड़े कहीं भी तो उसे लपेट लीजिएगा, क्योंकि ये VVI हो जाता है। पिछले साल MTS में कितने को बाल पुरस्कार मिला, कितने महिला को नारी सशक्तिकरण पुरस्कार मिला, ये सब क्वेश्चन जो है आम हो जाता है और एग्जाम के दृष्टिकोण से खास हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इस बार जो है 46 सम्मानीय टीचर को जो है नेशनल सम्मान से सम्मानित किया गया है 5 सितंबर 2022 को। बहुत दिन नहीं हुआ है, MTS के लिए काफी तरोताजा रहेगा। प्रति वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब के जन्मदिन पे। ठीक है, इसके अलावा भारत में 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहने का रिकॉर्ड सर्वप्रथम S राधाकृष्णन के नाम ही थे। बाद में हामिद अंसारी साहब भी 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और ये रिकॉर्ड जो है बराबरी किए थे। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार से राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, क्या संयोज है ना। इसके अलावा उसी प्रकार से 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे
और 5 अक्टूबर को एक महीना आगे बस इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। इस बार जो इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया गया था इसका थीम रखा गया था द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बीइंग विथ टीचर। ठीक है, तो ये इसका थीम रखा गया था इंटरनेशनल टीचर्स डे 2022 का। इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है, संविधान सभा की सर्वसम्मति से हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया था? सीएचएसएल में आया हुआ ये क्वेश्चन है, इसी बार का सीएचएसएल में है ना। और एक बार इसमें से पूछा गया था कि आर्टिकल कौन सा है जो हिंदी को राजभाषा करार देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो भी प्रश्न ट्रेंड में है, मैं पहले ही बताया, जो भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है सभी को जो है एक ही साथ लपेटने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों को वीडियो देखते देखते ही साधारण भाषा में याद कराने की कोशिश करता हूँ, बशर्ते कि आप लोगों का भी साथ चाहिए। आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए, आपको काफी फायदा मिलेगा। आप मुझे अपना मात्र 6 माह मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए। अगर आपका जीके जीएस में 80% स्कोर नहीं होने लगे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है, संविधान सभा की सर्वसम्मति से हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया था? तो ये 14 सितंबर 1949 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को। देखिए 14 सितंबर को इसी कारण आपका नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल हिंदी दिवस जो है ये आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि इंटरनेशनल हिंदी दिवस भी होते हैं दोस्तों, तो ये आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को एक चीज और मनाया जाता है, ठहाका दिवस या फिर विश्व हास्य दिवस, जो लाफिंग डे है, हंसने का दिन है, ये भी मनाया जाता है आपको 10 जनवरी को। ठीक है, तो अभी आते हैं इसके बारे में, जो ये प्रश्न है इनसे संबंधित पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की भाषा हिंदी होगी और लिपि कौन सा होगा हमारा? तो देवनागरी लिपि होगा, है ना। जब आप मैट्रिक वगैरह के एग्जाम देने गए होंगे तो जो ऊपर में OMR में जो ऊपर का रहता है फिल करने के लिए, उसमें लिपि भी भराया जाता है। मेरे समय तो था, आजकल है या नहीं ये मैं नहीं बता सकता। राष्ट्रीय भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है BG खरे थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भाषाई आधार पर निर्मित प्रथम राज्य जो बना था ये आपका आंध्र प्रदेश बना था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया था तो इसमें जो है आपका अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति फजल अली थे। कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो थे न्यायमूर्ति फजल अली थे। राष्ट्रीय भाषा आयोग का मुख्यालय कहाँ है बंधु? तो ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है, राष्ट्रीय भाषा आयोग का हेडक्वार्टर। इसके अलावा भारत में कितने क्लासिकल लैंग्वेज हैं? तो भारत में 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। इसे याद करने का मैंने आपको तरीका बताया है कि साउथ इंडिया का जो भी भाषा है सभी क्लासिकल लैंग्वेज है, प्लस एक ओडिसी है और एक आपका संस्कृत है। साउथ इंडिया का कौन कौन सा भाषा है भाई? तो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है और मलयालम है। कई बार दफा मैंने ये देखा है अच्छे अच्छे बच्चे को गलती करते कि तमिल कहाँ का भाषा है, तेलुगु कहाँ का भाषा है, क्योंकि उनको लगता है कि सब आसपास का है, सब मिली जुली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तमिल जो है ये आपका नाम से स्पष्ट तमिलनाडु का है। तेलुगु जो है ये आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना का है। ठीक है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही 2014 में तेलंगाना अलग हुआ था। इसके अलावा एक आपका मलयालम जो है ये आपका केरला का भाषा है और कन्नड़ है एक, तो कन्नड़ जो है ये आपका कर्नाटक का भाषा है। तो इसे भी चारों को स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। ठीक है, छोटी छोटी जानकारी बड़े मौके पे काम आता है बंधु, जब आपको मैच करने को दिया जाएगा। क्लासिकल लैंग्वेज समझ गए, 4 साउथ का और 2 में एक ओडिसी और एक संस्कृत। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा जी को। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद साहब को। अस्थायी अध्यक्ष की जो बैठक हुई थी जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, ये हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को, और उसी के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, जो आगे चलकर हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। और लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहने का रिकॉर्ड अभी भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम ही है। अभी तक जो है कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति नहीं बने हैं सिवाय राजेंद्र प्रसाद साहब के। संविधान सभा में प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? सीएचएसएल में पूछा गया था, तो 7 सदस्य थे और इनके जो अध्यक्षता संभाल रहे थे ये भीमराव अंबेडकर साहब संभाल रहे थे। इसके अलावा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, ये काफी क्रिटिकल क्वेश्चन है,
सुनने में आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन अच्छे अच्छे बच्चे गलती करके आ जाते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पास किया था और कब पास किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे और इनका जो तारीख होता है 13 दिसंबर 1946। ये सभी दो दो दिन के गैप में है। देख लीजिए आप, 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को, 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, उसी के 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू से एक क्वेश्चन आपको बहुधा एग्जाम में देखने को मिलता है कि जो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो JL नेहरू ही कर रहे थे, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता की मांग की गई थी और इसकी ईस्वी होती है 1929। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा अगला पॉइंट है, आजादी के बाद देसी रियासत, क्योंकि आप जानते हैं कि देश तो आजाद हो गया लेकिन यहाँ पे 500 से भी अधिक देसी रियासत था। तो अगर सबको छोड़ दिया जाता तो इंडिया एक नहीं, यहाँ पे 600 करीब इंडिया होता। तो ऐसे नहीं चलता है ना, ऐसे में हम कैसे एकजुट हो पाते, क्योंकि हमारे लिए तो एक अनेकता में एकता है भाई, है ना। तो यहाँ पे देसी रियासतों को मिलाने का काम का जिम्मा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था और इन्होंने मिलाने का काफी हद तक काम किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर कह सकते हैं आप, जैसे कि आज अमित शाह है ना। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भैया, तो गणेश वासुदेव मावलकर। लेकिन एग्जामिनर हो गया चालाक, तो अब ये नहीं पूछ रहा है, अब पूछ रहा है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अनंत संयम महोदय जो थे ये प्रथम उपाध्यक्ष बने थे लोकसभा के। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान में ओम बिरला साहब जो है 17वीं लोकसभा, ये क्वेश्चन CHSL में आया कि भाई वर्तमान में जो लोकसभा चल रहे हैं कैमी लोकसभा है, तो 17वीं लोकसभा है जिनके अध्यक्ष जो है ओम बिरला साहब हैं। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, ये काफी क्रिटिकल प्रश्न है, CGL 2022 का प्रश्न है। योजना आयोग ने भारत के कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा है भारत को। देखिए, योजना आयोग ने भारत के 15 जो है आपको एग्रो जोन में बांटा है, कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा है। 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटे हैं और इन्हें जो है आपका 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र में बांटा है। देखिए, खाली 15 याद करने से काम नहीं चलेगा, ये पॉइंट को अच्छे से समझिए जरा कि अगर कृषि जलवायु क्षेत्र लिखा रहे ना दोस्तों तो 15 मारिएगा, लेकिन कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र लिखा रहे तो आपको 20 आंसर करना होगा। अब कृषि जलवायु और कृषि पारिस्थितिक क्या होती है ये तो आपको समझना पड़ेगा, लेकिन इसे समझाने के लिए मुझे 5 मिनट की समय चाहिए। मैं इतना समय यहाँ पे किल नहीं करूंगा, फिर भी शॉर्ट में समझा देता हूं। देखिए, जो कृषि जलवायु क्षेत्र होता है ये भारतीय रीजन के किसी विशेष भूभाग, मान लीजिए इतना क्षेत्र, ठीक है, ऐसे 15 हैं, मान लीजिए इतना क्षेत्र, इसमें जो है यहाँ पे जो जलवायु के आधार पे जो फसलों का उत्पादन किया जाता है, इस आधार पे हम जलवायु क्षेत्र में बांटे हैं। ठीक है, समझ गया। जो जलवायु के अनुसार जो फसलों की पैदावार होती है, तो जो भूभाग को एक्स्ट्रा मतलब अलग से चिन्हित किए जाते हैं, तो वो है आपका जलवायु क्षेत्र। और पारिस्थितिक क्षेत्र में जो है इससे और ज्यादा फैक्टर जो है आपका काम करता है, मैं बाद में समझा दूंगा। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है तो जरूर ध्यान रखें, कृषि जलवायु क्षेत्र पूछे तो 15 और कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र पूछे तो 20 बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल पूरे होने के अवसर पर किस राष्ट्रीय उद्यान में 2 दिवसीय गज उत्सव का उद्घाटन किया है। आपसे पूछा जा सकता है भैया कि गज उत्सव जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहिबा ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया या फिर उद्घाटन किया, है ना। तो ये जो है आपका असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में जो आपका एलिफेंट प्रोजेक्ट चलाया गया था, ये आपका 1992 में चलाया गया था। इसके लगभग 30 साल से अधिक हो गए, तो 30 साल के पूरे होने के उपलक्ष्य में गज उत्सव का आयोजन किया गया। कहां पे, काजीरंगा। काजीरंगा कहां पे है, असम के अंदर स्थित है। अब असम में जो है और भी आपका नेशनल पार्क वगैरह है। इससे पहले एक पॉइंट और देख लीजिए जो इस फॉर्म में आता है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, बाघ परियोजना, तो 1973 में शुरुआत हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर का। और अगर आपसे पूछे कि कहां से शुरुआत हुआ था, तो जिम कार्बेट से हुआ था। अब जिम कार्बेट का नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, ये मैं पहले बता चुका हूं। और रामगंगा जो है गंगा की प्रथम सहायक नदी है। जब अलकनंदा और भागीरथी के देव प्रयाग में मिलने से गंगा बन जाती है, तो वहां से जैसे ही निकलती है तो उत्तराखंड के अंदर ही जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, अब यूं कहे तो वर्तमान में रामगंगा नेशनल पार्क है, इसी के बीचों बीच से रामगंगा नदी फैली होती है जो उत्तर की तरफ से गंगा में आके मिलती है और ये प्रथम सहायक नदी गंगा की बनती है। ये तो एक्स्ट्रा जानकारी थी। अब हम असम के अंदर आ जाते हैं।
हैं। तो ठीक है, तो अभी असम के सीएम कौन है भैया? तो डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य के मुख्यमंत्री भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो हेमंत बिस्व शर्मा बताइएगा। ठीक है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क ये भी आपका असम के अंदर स्थित है। आकाशी गंगा जलप्रपात ये आपका असम के अंदर स्थित है। कोकचोंग झरना ये भी आपका असम के अंदर स्थित है। चननपला जलप्रपात ये भी आपका असम के अंदर स्थित है। काजीरंगा बता ही दिया, जहां पे अभी गज महोत्सव हुआ था। नमेरी नेशनल पार्क ये भी आपका असम के अंदर स्थित है। और नमेरी से याद रखना, नमेरी गाय की एक प्रजाति भी होती है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। गाय का एक नस्ल भी होता है नमेरी। इसके अलावा मानस, मानस भी आपका असम के अंदर स्थित है। असम के अंदर एक और स्थित है पावीतोरा। पावीतोरा नेशनल पार्क भी असम के अंदर स्थित है। असम के अंदर और स्थित है माजुली। माजुली नदी द्वीप ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है। जो दुनिया में सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी आपका असम में स्थित है। इसके अलावा असम में जो है अंबुबाची मेला लगती है। अंबुबाची मेला लगती है असम में, ये आपका कामाख्या मंदिर के परिसर में लगती है। यानी कामाख्या मंदिर भी कहाँ हो गया? तो असम में हो गया, जोरहाट के पास है। इसके अलावा असम के जो फेमस त्योहार है ये बिहू है। बिहू के 3 फॉर्म होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, काटी बिहू, भोगाली बिहू, है ना। तो बिहू के भी 3 फॉर्म होते हैं, बिहू भी असम में होती है ना। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों कि किस डांस शैली में कृष्ण और राधा का प्रेम प्रसंग दर्शाया जाता है? देखिए, CHSL और SSC GD में इस प्रकार के प्रश्नों का भरमार लगा दिया था एग्जामिनर कि किस देवी देवता या फिर किस धर्म के लोगों के द्वारा किया जाता है, किस आंदोलन से संबंधित है ना। तो ऐसे प्रश्न मैंने भी रख लिया है कुछ। किस डांस शैली में कृष्ण और राधा का प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है? तो ये मणिपुरी नृत्य, जो शास्त्रीय नृत्य है मणिपुर का, और झावेरी बहन जो है इनके प्रमुख कैरेक्टर हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे। सोनड़िक सिंह भी है, अमलिक सिंह भी है, गोपाल सिंह भी है ना। तो ये सब भी, और झावेरी बहन भी है, ये सभी जो है मणिपुरी के जो है प्रथम कैरेक्टर, मतलब फेमस कैरेक्टर हैं। तो मणिपुरी नृत्य में जो है भगवान कृष्ण और जो है राधा रानी का जो है आपका प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है। ओडिशा में जो दलखाई त्योहार होता है, जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि दलखाई त्योहार कहां पे होता है, तो ओडिशा के अंदर होता है। इसमें भी जो है कृष्ण और राधा का प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है। तो अगर ऑप्शन में मणिपुरी नहीं रहे तो दलखाई त्योहार भी आप लगा सकते हैं। मैं कोई भी जानकारी आपसे छुपाऊंगा नहीं, ठीक है। रामायण और महाभारत का कैरेक्टर भी इसमें दर्शाया जाता है दलखाई त्योहार में। दलखाई त्योहार जो है लेडीजों का एक त्योहार होती है, जो उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। भरतनाट्यम में भगवान शिव की आराधना की जाती है। नटराज स्वरूप आपने भगवान शिव का प्रतिमा देखा होगा। भरतनाट्यम में भी जो है आपका भगवान शिव की ही जो है इनडायरेक्टली आराधना की जाती है। इसके अलावा मोहिनी अट्टम में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है मोहिनी अट्टम के अंदर। बथुकम्मा त्योहार आपने सुना होगा, जो तेलंगाना का है। इसमें महागौरी या माँ पार्वती की पूजा की जाती है। बथुकम्मा, जिसमें फूलों से देवी की प्रतिमा बनाई जाती है। मुझे तो बनाने नहीं आएगा दोस्तों, मेरा ड्राइंग जो इतना पैदल है कि आपको मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। तो जो है आपका जो है फूलों से बनाया जाता है माता जी का प्रतिमा, गौरी या माँ पार्वती का। और बथुकम्मा त्योहार सेलिब्रेट करते हैं वहां की लेडीज, कहां पे? तेलंगाना के अंदर। इसके अलावा बथुकम्मा को फूलों का त्योहार कहा जाता है। इस फॉर्म में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो फूलों का त्योहार किसे कहा जाता है? तो बथुकम्मा। अब देखिए, मैं इस लैंग्वेज को घुमाता हूं। फूलों से संबंधित त्योहार कौन सा है? फूलों से संबंधित त्योहार कौन सा है? तो फिर बथुकम्मा आंसर मत कर देना, ठीक है, क्योंकि अब इसकी आंसर बदल चुका है। अब इसका आंसर हो गया है फुलदेई, ठीक है। इसका आंसर हो गया है फुलदेई और इसका आंसर हो गया है एंथुरियम। ये जो है आपका फूलों से संबंधित त्योहार है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछे कि फूलों का त्योहार किसे कहा जाता है, तो बथुकम्मा। जीके जीएस में लैंग्वेज घूमने से आंसर घूम सकता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा बोनालू और बथुकम्मा और मेदराम जात्रा जो है इंडिया का 2nd लार्जेस्ट मेला है। जो सबसे बड़ा मेला है ये आपका कुंभ मेला है, जो 4 जगह लगते हैं। इसके अब दूसरे स्थान पे जो है मेदराम जात्रा का है। लेकिन सबसे बड़ा पशु मेला पूछे, देखिए हर जगह कुल्लू है, तो यहाँ पे सोनपुर बताना है। सबसे बड़ा पशु मेला पूछे तो सोनपुर, जो बिहार में है, सोनपुर स्टेशन भी है बिहार के अंदर, तो यहीं पे मेला लगती है, जो पशु मेला के नाम से जाना जाता है। हालांकि खाली पशु ही नहीं, बहुत कुछ रहता है। मैं ट्रेन से ही देखा हूँ, बड़े बड़े झूले लगे हुए थे। क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, तो मेरी जो पवन एक्सप्रेस है उधर से ही आता है, ठीक है।
इसके अलावा जो आपका कर्नाटक संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत है, इसमें जो है स्वर 12 प्रकार के होते हैं। कितने स्वर पाए जाते हैं दोस्तों? तो दोनों पंजा और दो मतलब 12। ठीक है। इसके अलावा फुलदेई त्योहार उत्तराखंड राज्य से संबंधित है और एक त्योहार का नाम है एंथुरियम। एंथुरियम त्योहार पिछले एमटीएस में पूछा गया था, तो एंथुरियम त्योहार जो है ये मिजोरम से संबंधित है। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता जो हैं ये मैक्स वर्स्टापेन है। मैंने इसके बारे में एक दिन बताया था कि ये जो अभी मिट्टी को छू दे ना तो ये चांदी सोना बन जाता है ना, तो जहां जाता है जीत ही दर्ज करता है। मैक्स वर्स्टापेन ये रेडबुल के लिए जो है, रेडबुल की तरफ से जो चलाते हैं गाड़ी, है ना, आपने देखा होगा फार्मूला 1 रेस होते हैं ना, जो गाड़ी वगैरह स्पीड करते हैं, भगवान ही जाने ये क्यों करते हैं। तो ये मैक्स वर्स्टापेन जो है आपका जीता है ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2023। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है ये आपका टेनिस की प्रतियोगिता है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जो 4 होते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है वर्ष के प्रथम तिमाही में, दूसरे तिमाही में जो है आपका फ्रेंच ओपन होता है, तीसरे तिमाही में आपका विंबलडन होता है और चौथे तिमाही यानी लास्ट महीना में, मतलब साल के लास्ट में जो है अमेरिकी ओपन होता है। तो आपके लिए एक तो 2022 वाला अमेरिकी ओपन इंपोर्टेंट रहेगा और 2023 के ऑस्ट्रेलिया ओपन इंपोर्टेंट रहेगा। तो 2023 में जो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है ये पुरुषों में नोवाक जोकोविच जीता है, जो सर्बिया के रहने वाले हैं। कई दफा ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड और नोवाक जोकोविच जो है सर्बिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के महिला विजेता आयाना सबलेंका है। ठीक है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न हमारा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां है? देखिए क्लू वाला क्वेश्चन है इसीलिए मैंने रखा है। एक तो खाली संजय नेशनल पार्क है, तो संजय नेशनल पार्क आपका एमपी के अंदर है। ठीक है। लेकिन अगर संजय में गांधी जोड़ दिया जाए, है ना, तो संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र के अंदर है। इसे बोरीवली नेशनल पार्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरीवली नेशनल पार्क भी कहते हैं। बोरीवली एक जगह के नाम है महाराष्ट्र में। अगर आप आएंगे तो यहाँ पे बली वाले शब्द से बहुत जगह है, बोरीवली, कांदीवली, है ना, ये बहुत जगह है बली वाले मतलब लास्ट में लगने वाले नाम के तहत में, मतलब अनुसार, है ना। तो ये महाराष्ट्र में है संजय गांधी, और खाली संजय कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे हैं। इससे पहले आपका उद्धव ठाकरे जी थे। तडोबा नेशनल पार्क ये भी महाराष्ट्र में है। नवेगांव राष्ट्रीय पार्क ये पूछा गया था ना, नया गांव कहाँ है? नया गांव एक्चुअली जो है सिंधु सभ्यता से रिलेटेड भी जगह है नागांव, और नागांव नेशनल पार्क भी है, ये आपका महाराष्ट्र में है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका महाराष्ट्र में है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो जीडी में पूछा गया था ये भी आपका महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर पेंच नेशनल पार्क भी है, या तो टाइगर रिजर्व इसे कहिए आप, तो टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त है पेंच को, तो पेंच टाइगर रिजर्व भी आपका महाराष्ट्र के अंदर है। और ये आपका एमपी के भाग में भी फैला है, इसीलिए आप कहीं पेंच को एमपी देखते होंगे, कहीं महाराष्ट्र देखते होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और इंडिया का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पेंच ही है, तो इसे भी बात ध्यान रखेंगे। इंडिया की सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागा अर्जुन सागर है जो श्री सैलम आंध्र प्रदेश में है। इंडिया की सबसे बड़ी नेशनल पार्क हेमिश नेशनल पार्क है जो लद्दाख में है। इंडिया की सबसे छोटी नेशनल पार्क साउथ वर्टन नेशनल पार्क है जो अंडमान निकोबार में है। तो देखिए दोस्तों, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व जब अलग अलग पूछे तो आपको अलग अलग जवाब देना होगा। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, विष्णु गोविंद योग किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? विष्णु गोविंद योग जो है ये आपका वायलिन बजाते थे। ठीक है। तो वायलिन के माफ कीजिएगा, वायलिन के जो अन्य कलाकार हैं डॉक्टर एन राजन हैं, एल सुब्रमण्यम हैं, संगीता राजन हैं, यानी राजन फैमिली हैं, के वैद्यनाथन है, टी.एन. कृष्णन है। ये सभी जो है वायलिन के प्रथम वादक मतलब प्रमुख वादक हुआ करते थे। शहनाई से जो संबंधित है तो बिस्मिल्लाह खां तो आप पूछते नहीं है क्योंकि ये काफी फेमस है। तो अली अहमद हुसैन जो है ये शहनाई से संबंधित है। सितार से संबंधित है पंडित रविशंकर, बुद्यादित्य मुखर्जी, शाहिद परवेज। बिस्मिल्लाह खां साहब को 2001 में जो है भारत रत्न दिया गया था और पंडित रविशंकर साहब को 1999 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा तबला से संबंधित है जाकिर हुसैन, सुखविंदर सिंह, अल्लाह रखा। सुखविंदर सिंह जो गायक है ये नहीं, दूसरे सुखविंदर सिंह है। इसके अलावा हरिप्रसाद चौरसिया जो है, पन्नालाल घोष जो है, राजेंद्र कुलकर्णी और राजेंद्र प्रसन्ना ये जो है बांसुरी से संबंधित है, दोनों राजेंद्र। ठीक है। और हरिप्रसाद चौरसिया तो काफी फेमस है, ये तो आपको पता ही होगा।
अगला जो हमारा प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब लड़ा गया था। देखिए इस प्रकार के फॉर्म में आपको दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आंग्ल मराठा युद्ध, एक तो आंग्ल मैसूर युद्ध। मैंने यहाँ दोनों प्रकार के प्रश्नों से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे रख लिया है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का जो कार्यकाल होता है, यानी जो समय होता है, जो ड्यूरेशन होता है, यह 1803 से 1805 तक के बीच में लड़ा गया था। द्वितीय मराठा युद्ध के फलस्वरूप जो है देवगांव की संधि 1803 में कराया गया था। ठीक है, मराठा से स्पष्ट है भाई कि जो मराठा साम्राज्य के शिवाजी हैं उन्हीं के वंशज के साथ ये हुआ होगा, इतना तो आप एग्जाम में भी अनुमान लगा सकते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1882 ईस्वी में जो है हुआ था। इस युद्ध में सालाबाई की संधि हुआ था। सालाबाई की संधि अलग से भी पूछा जाता है कि कब हुआ था। सालाबाई की संधि, वसीन की संधि, पुरंदर की संधि, ये सब काफी पूछे जाते हैं। तो सालाबाई की संधि 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय हुआ था। आजकल एग्जामिनर काफी चालू हो गया है। देखिए आपसे जो है ये नॉलेज लेना चाहता है कि इनको जानकारी है या फिर रट्टा मार है। जानकारी अगर होगी तो आपको थोड़ा डीप अगर जांच करता है तो आपको ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि किस आंग्ल मराठा युद्ध में सालाबाई की संधि हुई थी, तो आपको आंसर देना होगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में सालाबाई की संधि हुई थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का जो समय था 1817 था। इस युद्ध में जो पेशवा का एक पद होता था, वंशानुगत था कि भाई पेशवा होगा ही होगा, आपने बाजीराव मस्तानी देखा होगा, तो ये पद को जो है समाप्त कर दिया गया। इसी प्रकार से जैसे खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु, ये काफी बार जो है एग्जाम में दोहराया गया एग्जामिनर के द्वारा कि भाई टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं कि टीपू सुल्तान जो है मैसूर के शासक हुआ करते थे। तो ये जो है आपके 1798 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा अगला जो हमारा प्रश्न है कि भारत और मिस्र के सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1 जनवरी 2023 में कहां संपन्न हुआ है। तो जो ये आपका ज्वाइंट अभ्यास होता है, ज्वाइंट प्रैक्टिस होता है, यहां से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। हालांकि सीएचएसएल में एक ही दिन देखा गया था, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये लेटेस्ट है तो रख लिया हूं। तो साइक्लोन 1 2023 जो है ये राजस्थान के जैसलमेर में संपन्न हुआ है, जो भारत और मिस्र के कंबाइंड सेना के बीच में जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है। देखिए साइक्लोन जो है, साइक्लोन आपका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में उठने वाली बवंडर या तूफान को साइक्लोन कहते हैं। दोस्तों ये थे हमारे तरफ से सुझाए गए प्रैक्टिस सेट का वीडियो। और दोस्तों कल मैं जा रहा हूं गांव, तो कल तो वीडियो मिल जाएगी, लेकिन परसों शायद आपको वीडियो ना मिल पाए क्योंकि मैं ट्रेन में रहूंगा, रास्ते में रहूंगा, तो हो सकता है एक दिन ना वीडियो दे पाऊं। तो जो वीडियो है, जो पीडीएफ है, उसी के साथ आप जो है रिवीजन करें और अपनी तैयारी एकदम फुल फ्लेज में करें। मॉक टेस्ट चाहे तो ऑफलाइन चाहे तो ऑनलाइन, जहां से आपको अच्छा लगता है जरूर लगाएं। एक समय का जो है मैनेजमेंट के लिए मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और ये नीचे लिखा हुआ शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान दे एक बार कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। देखिए दोस्तों मैं कभी भी ये आपसे नहीं कहा कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जानता हूं जिस बच्चे को लगे कि कंटेंट में दम है, मुझे समझ में आता है, मेरे हित के लिए है, तो खुद ही सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर मैं 25 बार कहूं भी कि सब्सक्राइब कर लो और अगर अच्छा ही नहीं लगे तो करके भी क्या मतलब, क्योंकि वो देखेंगे नहीं। इसीलिए मैं जो है सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन शेयर करने के लिए जरूर बोलूंगा, क्योंकि मुझे यूट्यूब का जो है लोगरिथम समझ में नहीं आता है कि ये कैसे काम करता है, क्या टैग, क्या डिस्क्रिप्शन, क्या लिखा जाता है। हालांकि मैं कई बार इसके ऊपर वीडियो भी देखा हूं, लेकिन मुझे इतना समझ में नहीं आता है क्या टैग लगाऊं, कैसे क्या करूं। तो मैं ऐसे ही जैसे वीडियो बनाया आपके सामने परोस देता हूं। तो क्या होता है, ये सर्च में नहीं आता है, दूसरे तक नहीं पहुंच पाता है। तो आप ही लोग मेरा मीडिया बन सकते हो और मुझे जो है थोड़ा मदद कर सकते हो। मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।